हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकार हमसे टैक्स लेती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? अगर सरकार गलत तरीके से पैसा खर्च करे तो उसे पकड़ने वाला कौन है? कौन चेक करता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? तो दोस्तों, इसी काम को करने के लिए हमारे संविधान में एक बहुत पावरफुल संस्था बनाई गई है, जिसको नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, शॉर्ट में कैग बोलते हैं। इसे भारत के वित्तीय प्रहरी भी कहा जाता है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैग क्या है, इसे कौन नियुक्त करता है, इसका कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है, और इसके कौन कौन से मुख्य कार्य हैं। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग बोलते हैं, सीएजी, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्लास, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता क्या है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको शॉर्ट में सीएजी बोलते हैं, भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी हैं जो सभी सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी हैं जो सभी सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है, क्या पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है, क्या कोई घोटाला या अनियमितता तो नहीं है, इन सब की जांच कैग करती है। तो कैग क्या है? भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी है जो सभी सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है। सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है, क्या पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है, या क्या कोई घोटाला या अनियमितता तो नहीं है, इन सब की जांच कैग करती है। इसलिए कैग को सार्वजनिक धन का क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीएजी से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद में बात की गई है। तो सीएजी की जो बात की गई है कैग की, वो हमारे आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक की गई है। आर्टिकल 151 में सीएजी के पद और नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। आर्टिकल 150 में सरकार के खातों के प्रारूप की बात की गई है। और आर्टिकल 151 में सीएजी की रिपोर्ट की बात की गई है। तो सीएजी से रिलेटेड ये 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक सीएजी की बात की गई है, जिसमें से आर्टिकल 151 में सीएजी के पद और नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। आर्टिकल 150 में सरकार के खातों के प्रारूप की बात की गई है। और आर्टिकल 151 में सीएजी की किसकी बात की गई है? रिपोर्ट की बात की गई है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं, से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में निहित है। अब बात करते हैं सीएजी के नियुक्ति की। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं सीएजी, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करें नियुक्ति की प्रक्रिया की, तो सीएजी की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जितने भी सीएजी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो सीधे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात की जाए शपथ की, तो नियुक्ति के बाद सीएजी राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो सीएजी की नियुक्ति है जो डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनको जो शपथ भी है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और जो ये पद है वो स्वतंत्र पद है। कैसा पद है? स्वतंत्र पद है। मतलब सीएजी की नियुक्ति इस प्रकार की जाती है कि वह सरकार से स्वतंत्र रूप में कार्य कर सके, अर्थात सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहे। तो जो सीएजी है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगर शपथ की बात की जाए तो शपथ भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिला जाती है। और इनका जो पद है ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि सीएजी है वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, किसी भी सरकार के दबाव में कार्य नहीं करता है, वह सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो संविधान आर्टिकल 148 में सीएजी की नियुक्ति की प्रावधान की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 148 है, उसमें सीएजी के पद और नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीएजी के कार्यकाल की।
तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन वे 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष से पहले प्राप्त कर लेते हैं तो उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाता है। तो सीएजी का वैसे कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यदि वे 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष से पहले ही प्राप्त कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाता है। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है तब तक सीएजी का कार्यकाल रहता है। यदि कोई मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में सीएजी बनता है तो 65 वर्ष की आयु में लगभग 3 साल बाद ही उसको पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में बनता है तो वो टोटल 6 साल करेगा, मतलब जब तक उसकी 61 साल उम्र होगी जब तक वो कर सकता है। तो इसके 2 शर्तें हैं, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष पहले हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएगा, और अगर 6 वर्ष पहले हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएगा। तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। अब बात करेंगे सीएजी को पद से हटाने के तरीके की। तो सीएजी को पद से हटाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो है उनका कार्यकाल पूरा होने पर, अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो गया तो वो पद से हट सकते हैं। दूसरा है 65 वर्ष की आयु अगर उन्होंने प्राप्त कर ली है तो वो पद से हट सकते हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। तो जो सीएजी है उसको 3 तरीके से आप हटा सकते हो पद से, या तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, या उन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कार्यकाल पूरा होने से मतलब 6 साल पूरे हो गए हो, या उन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या राष्ट्रपति द्वारा उनको हटा दिया गया हो। तो अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा हटाने की उनकी क्या प्रक्रिया होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास सीएजी को हटाने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं सीएजी को नहीं हटा सकते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको जो कैग है उसको सीएजी को हटाने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं सीएजी को नहीं हटा सकते। पहले संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव में सीएजी पर दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप लगाया जाता है, और यह प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको संविधान संशोधन बताया था। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के जो कुल सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में टोटल 545 सदन है, तो इसके आधे से ज्यादा मतलब 273 का क्या होना चाहिए, बहुमत भी होना चाहिए, और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 भी होना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और जब प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति सीएजी को पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति सीधे सीएजी को नहीं हटा सकते, उसके लिए पहले दोनों संसदों में ये प्रस्ताव लाया जाता है, और दोनों सदनों से जो ये प्रस्ताव है जो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से होना चाहिए। विशेष बहुमत में 2 कंडीशन होती है। जो सदन के कुल सदस्य होते हैं, जितने सदन में कुल सदस्य, जैसे लोकसभा में 545 है तो उसमें बहुमत होना चाहिए, मतलब आधे से ज्यादा लोग उसके फेवर में होने चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मतदान कर रहे लोग, जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब मान लीजिए मतदान करने के लिए 300 लोग ही आए, तो 300 लोगों का कितना निकलेगा? 2/3। तो 2/3 का मतलब हो गया 2 से 200 लोग किसके फेवर में वोट देने चाहिए? सीएजी को हटाने के फेवर में। तो 200 लोग तो उसको वोट देने चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, और 273 क्या करने चाहिए? का बहुमत होना चाहिए उसको हटाने के लिए। तो जब प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति सीएजी को पद से हटाना आदेश जारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। ये सीएजी की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको भी ऐसे ही हटाया जाता है जैसे सीएजी को हटाया जाता है। तो सीएजी की जो हटाने की प्रक्रिया है वो कैसी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। ये सीएजी की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीएजी के वेतन और भत्तों की। तो सीएजी के अगर वेतन और भत्ते की बात की जाए तो इनके भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, और सीएजी का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसलिए संसद सीएजी के वेतन को कम नहीं कर सकती, इससे उसकी स्वतंत्रता बनी रहती है। तो सीएजी का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इससे उसको क्या नहीं कर सकती, जो संसद है उसको कम नहीं कर सकती, इसलिए उसकी क्या बनी हुई रहती है? स्वतंत्रता बनी हुई रहती है।
अब बात करते हैं कि अब जब सीएजी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। तो सीएजी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते। तो जब सीएजी रिटायर हो जाते हैं तो वो भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के, राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सीएजी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो जब सीएजी रिटायर हो जाते हैं तो वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंदर कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये नियम इसलिए बनाया गया है जिससे कि निष्पक्ष और स्वतंत्र, सीएजी की जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे। तो ये क्या होता है, मैंने आपको सीएजी के वेतन के बारे में बता दिया। इसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, इसलिए संसद सीएजी के वेतन को कम नहीं करती। जितने वेतन संचित निधि से दिए जाएंगे उसमें संसद उसको कम नहीं कर सकती, इसलिए उसकी स्वतंत्रता बनी रहती है। और सेवानिवृत्ति के बाद में वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि सीएजी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीएजी के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला कार्य होता है सरकारी व्यय का लेखा परीक्षक, केंद्र सरकार के व्यय का लेखा परीक्षक, राज्य सरकार के व्यय का लेखा परीक्षक। तो सीएजी जांच करता है कि क्या व्यय उचित रूप से हिसाब से किया गया है। तो केंद्र सरकार ने जो व्यय किया है या राज्य सरकार ने जो खर्चा किया है उनकी जांच कौन करता है, सीएजी करता है। उसके साथ सरकारी विभागों का भी लेखा परीक्षक करता है, जैसे मंत्रालय हो गए, रेल मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं या जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, ये सारे के सारे जितने भी सरकारी कार्यालय या विभाग या जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सबके लेखाओं की क्या कर सकता है, वो जांच कर सकता है। तो जिसके अंदर मंत्रालय, विभाग और सरकारी कार्यालय। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी निगम, उनकी भी लेखा परीक्षक कर सकते हैं। और सरकारी योजनाओं का भी ये ऑडिट कर सकते हैं। तो जैसे सरकारी योजना, जैसे कोई सड़क योजना है या मनरेगा है या अन्य कोई सरकारी योजना है, उनका भी जो सीएजी है क्या कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। तो सीएजी जांच करता है कि क्या पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं। तो जो योजनाएं हैं उनमें जो पैसा है वो सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं, इसकी जांच सीएजी करता है। सदन और विधानमंडल को रिपोर्ट, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट से सौंपता है राष्ट्रपति को। अगर केंद्र की कोई रिपोर्ट है तो वो राष्ट्रपति को देता है, और अगर किसी राज्य की रिपोर्ट है तो वो किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और ये रिपोर्ट फिर संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। तो जो सीएजी होता है, अगर वो केंद्र सरकार की कोई रिपोर्ट है, केंद्र की रिपोर्ट है तो वो राष्ट्रपति को देगा, अगर राज्य की कोई रिपोर्ट है तो वो राज्यपाल को देता है, और फिर ये रिपोर्ट संसद या राज्य के जो विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। तो ये सीएजी के कार्य हैं, केंद्र सरकार के खर्च का ऑडिट करना, राज्य सरकार के खर्च का ऑडिट करना, मंत्रालयों का, विभागों का, सरकारी कार्यालयों का ऑडिट करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का, सरकारी निगम का, सड़क योजनाओं का ऑडिट करना, मनरेगा का ऑडिट करना, अन्य सरकारी परियोजनाओं का भी ऑडिट करना, ताकि पैसा सही तरीके से इस योजनाओं के अंदर खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। और जब वो ऑडिट कर लेता है उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट अगर केंद्र से रिलेटेड है तो राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्य से रिलेटेड है तो राज्यपाल को देते हैं, और यह रिपोर्ट फिर संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने सीएजी के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है। तो इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए, शॉर्ट में हम सीएजी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। क्या बोला जाता है, सीएजी को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के नियंत्रक महालेखक की परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है। तो जो इसकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो सीएजी है उसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष से पहले अगर वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो 65 वर्ष की आयु तक उसका कार्यकाल रहता है। तो सीएजी की सेवानिवृत्ति आयु क्या है,
तो सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। अगर 65 साल उसकी पूरी हो गई तो भी वो क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है वो 62 साल की उम्र में सीएजी बना तो वो उसकी 65 साल मतलब 3 साल ही काम करेगा। और अगर कोई दूसरा सीएजी है वो 55 साल की उम्र में बना तो 55 में उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। तो वो कब तक कार्य करेगा, 61 साल की उम्र तक कार्य करेगा। क्योंकि अगर 65 साल पहले पूरी हो जाती है तो 65 पर रिटायर हो जाएगा। अगर 65 से पहले 6 साल पूरे हो जाते हैं तो 6 साल पर रिटायर हो जाता है। सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। नेक्स्ट, सीएजी का मुख्य कार्य क्या है, तो सीएजी का मुख्य कार्य लेखा परीक्षा करना मतलब ऑडिट करना होता है। सरकारी खातों का ऑडिट करना कौन करता है, सीएजी ही करता है। सीएजी की रिपोर्ट किस समिति को भेजी जाती है, तो जो सीएजी की रिपोर्ट है वो लोक लेखा समिति, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोलते हैं। तो जो सीएजी की रिपोर्ट होती है वो लोक लेखा समिति को भेजी जाती है। तो जो पीएसी सीएजी की रिपोर्ट पर क्या करता है, काम करता है। उसके बाद जो लोक लेखा समिति है वो सीएजी की रिपोर्ट पर क्या करती है, काम करती है। सीएजी का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो जो सीएजी का वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है और इनको वेतन संचित निधि से दिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट संसद में कौन पेश करता है, तो जो सीएजी की रिपोर्ट होती है वो संसद में राष्ट्रपति के द्वारा पेश की जाती है। सीएजी का मुख्यालय कहां पर है, तो जो सीएजी है उसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो सीएजी होती है वो अपनी रिपोर्ट दे देती है कि भाई इस जगह यहाँ इतना घोटाला हुआ है। उसके बाद उसकी जो जांच करता है वो लोक लेखा समिति करती है, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी कहते हैं। तो पीएसी उस रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। तो सीएजी रिपोर्ट दे देता है कि यहाँ पर ये गड़बड़ा घोटाला हुआ है। अब उसकी जांच फिर लोक लेखा समिति करती है, कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है। सीएजी का कार्यकाल किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है, तो सीएजी का कार्यकाल है वो सीएजी ड्यूटी एक्ट 1971 द्वारा लागू होता है। तो 1971 अधिनियम। सीएजी का कार्यकाल किससे संबंधित है, राजनीति से है, वित्त से है, कानून से है या शिक्षा से है, तो सीएजी का कार्यकाल किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है। सीएजी की नियुक्ति के समय शपथ कौन दिलाता है, तो सीएजी की जब नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तो उनको शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। सीएजी का कार्यकाल कार्य किसके लिए आवश्यक है, तो सीएजी का कार्यकाल पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों के लिए आवश्यक है। कोई भी योजना है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। इन दोनों के लिए क्या है, सीएजी का कार्यकाल आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।